आइए समझें सामाजिक परिवर्तन के कौन से स्रोत हैं और कितने स्रोत हैं। इसके 5 मेन स्रोत हैं: वातावरण, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति। ये सब मिलके सामाजिक परिवर्तन को लाते हैं और मनुष्य के जीवन को बदलते हैं। आइए सबसे पहले समझें कि वातावरण किस तरह से मनुष्य के जीवन की संरचना और रूप को बदलता है। जैसे प्रकृति, जो क्लाइमेट है, वो किस तरह से हमारे इंसान के जीवन को बदलता है। भौतिक वातावरण और इकोलॉजी, जो भूमंडल है, वायुमंडल है, इसमें जब भी कोई बदलाव आता है तो हमारी जिंदगी बदलती है, हमारा रहना सहना बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी जगह में एक प्राकृतिक आपदा आती है तो वो एक ऐसा प्रकोप छोड़ जाती है जिससे इंसान निकल नहीं पाता। एक नदी जो हमारे खेत को सींचती है, जब उसमें बाढ़ आती है तो वो खेत के साथ साथ हमारे घरों को, हमारे स्कूलों को, हमारी हर चीज़ को जो हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं उसको अपने साथ बहा के ले जाती है और एक ऐसा प्रकोप छोड़ देती है जिसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद वो अपनी पहली वाली ज़िंदगी में पूरी तरह से 100% नहीं आ पाता। एक ऐसा इम्पैक्ट वातावरण का होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदलाव में देखता है। पहला क्या था कि शुरू में इंसान वातावरण को कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसको मालूम नहीं था कि बाढ़ कब आ जाएगी, भूकंप कब आ जाएगा और कब कोई भी प्राकृतिक आपदा उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर जाती थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई तो इंसान का वातावरण पे कुछ हद तक कंट्रोल हुआ और वो अपनी ज़िंदगी को कुछ हद तक प्रकृति के प्रकोप से बचा सका। दूसरा स्रोत है टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। आइए समझें प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। जब भी टेक्नोलॉजी आती है मनुष्य का जीवन बदलता है। जैसे जो काम हाथ से होते थे, मशीन के आने पर वो काम मशीन के पास चले जाते हैं। इससे मनुष्य की दिनचर्या में फर्क पड़ता है। जो काम 10 दिन में हाथ से किया जाता था वही काम मिनटों में मशीन के द्वारा हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि इंसान की, मनुष्य की दिनचर्या बदलेगी। अभी पिछले सत्र में हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति की बात की थी। जब रूस में औद्योगिक क्रांति आई तो जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई तो क्या हुआ कि बड़े बड़े फैक्ट्री लगी, बड़े बड़े उद्योग लगे और उसमें अब लेबर भी चाहिए थी। वो लेबर जो थी वो आई साउथ अफ्रीका से और वो एक ऐसा रिलेशनशिप पूंजीवादियों और लेबर के बीच में हो गया कि दास्ता की प्रथा चलने लगी। साउथ अफ्रीका से लोग आते थे लेबर की फॉर्म में और वो दास बन जाते थे, बॉन्डेड लेबर बन जाते थे और उससे अपने आप ही जो पूंजीवादी थे और जो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, स्रोत नहीं था, उनका आपस में जो गैप था वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब जब टेक्नोलॉजी आई, जैसे मैंने कहा, तो परिवहन, जो इधर उधर आने जाने के साधन थे वो भी बदले। पहले तांगे चलते थे, बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन अब स्टीम इंजन आ गया और जब स्टीम इंजन आया तो डिफरेंट जगहों में, स्थानों में जो दूरी थी वो कम हो गई, क्योंकि जो 10 घंटे लगते थे कहीं पहुंचने में वो 1 घंटे में होने लगी। तो उससे टाइम की बचत हुई और जब टाइम की बचत हुई तो मनुष्य का दिमाग और भी ग्रोथ की तरफ चलने लगा कि कैसे मैं एक चीज़ जो यहाँ पर उत्पाद होता था उसको अब दूसरी जगह तक पहुँचाऊँ, पैसा कमाऊँ। और व्यापार ने धीरे धीरे अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करने लगा। अब जब व्यापार आ गया तो क्या हुआ कि एक्सप्लॉयटेशन भी हुई, शोषण भी हुआ, गरीब और अमीर लोग होते गए और दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होने लगा। तो अब
पॉलिसीज चाहिए थी, आर्थिक विकास करने के लिए लॉ चाहिए थे, रूल्स चाहिए थे। तो पूरी दुनिया के स्तर पर विश्व व्यापार संगठन बना, जिसे कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसने आयात के, कर के, टैक्स के, इन सब के रूल्स बनाए और पूरे विश्व भर में डिफरेंट कंट्रीज को, नेशंस को, देशों को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ा। और हमने देखा कि इकोनॉमी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही पूरे देशों में, पूरे विश्व में फैलने लगी। अब हम आते हैं राजनीतिक। सब जानते हैं राजनीति का मतलब, हम एक जिंदगी का हमारे एक अहम हिस्सा है राजनीति, पॉलिटिक्स। लेकिन अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा ऐसी भयानक चीज हुई जिससे पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम फेंका और उसने जापान को अपने अधीन कर लिया। सबको मालूम है इससे जापान पे फर्क क्या पड़ा। जब अमेरिका ने, USA ने जब जापान के ऊपर अपना अधिकार कर लिया तो उसने काफ़ी साल तक उस पर राज किया और कुछ चेंजेस भी लाए उनकी सोशल लाइफ पे, उनकी कल्चरल लाइफ पे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। अगर एक चीज़ जिसके ऊपर वो बदलाव नहीं कर पाया तो वो थी जापानी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जापानी टेक्नोलॉजी आगे थी। लोगों ने तरह तरह की मशीनों को जन्म दिया, अपने दिमाग से जन्म दिया, और वो हमेशा US के लिए चैलेंज बनता गया। और स्पेशली वो यंत्र जो अमेरिका के यहाँ नहीं बनते थे, कम्युनिकेशन के टूल्स जो जापान बहुत आगे निकल गई। अब अगर भारत में हम आते हैं तो हमारे ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने बड़े सालों राज किया। हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे जिससे हमारे सामाजिक जिंदगी पर बहुत असर पड़ा। जब ब्रिटेन इंडिया में थे तो उन्होंने अपने रूल्स बनाए, उन्होंने अपने ऐसे नियम बनाए जो हम सबको फॉलो करने पड़े, और हमारी जो सोशल लाइफ थी वो भी उन्हीं नियमों के साथ साथ बदलती गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ जी कि जब लोगों ने कहा, अब हमारे देश में ही देख लीजिए, बहुत से राजा और रानियां राज करते थे, वो रूल्स बनाते थे, वो अपने ही एक तरीके से दुनिया अपने लोगों को चलाते थे, और राजा और प्रजा की प्रथा चलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो राजा की प्रथा को खत्म करने के लिए आवाज़ उठी, और जब वो आवाज़ बुलंद हो गई तो हमने लोकतंत्र की तरफ अपना ध्यान दिया। हमने कहा कि हम इन लोग जरूरी हैं और हमारे ही द्वारा अब राज्य होगा। राजा या कोई ब्रिटिशर राजा या कोई भी राजा हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, हम लोकतंत्र बनाएंगे, वो तंत्र जहां पर लोग सुप्रीम होंगे। और धीरे 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 ये स्ट्रगल चलती रही, ये बदलाव आता रहा, और पूरे विश्व में ये लड़ाई चलनी शुरू हो गई कि हमको लोकतंत्र लाना है, हमको ये राजा प्रथा की, राजा और प्रजा की प्रथा को खत्म करना है। तो हमने किस चीज़ की बात की? वोटिंग राइट्स की, एडल्ट फ्रेंचाइजी की, कि जो एडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं, वो अपना वोट देंगे और अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि हमारे देश को चलाएगा। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, बहुत ही बड़ी स्ट्रगल थी कि हमें वोट करने का अधिकार मिले। शुरू में सबको अधिकार नहीं मिला वोट देने का। जो अमीर लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, सिर्फ वो वोट दे सकते थे। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। गरीब लोगों को, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर लड़ाई चली और हमने कहा ये
तो हर जगह हर इंसान का हक है कि वो वोट दे और अपना लोकतंत्र का प्रतिनिधि चुने। फिर हम आते हैं सांस्कृतिक, कल्चरल। कैसे कल्चर हमारे ज़िंदगी को बदलता है। जैसे जैसे हमारी कल्चर में बदलाव आता है, हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे धर्म, शुरू में आपने देखा जब एंशियंट इंडिया था तो बुद्धिज़्म था, बौद्ध धर्म, सब लोग बौद्ध धर्म को के अनुयायी थे। धीरे धीरे धर्म बदला, धीरे धीरे धर्म की जगह वर्गों ने ले ली, जाति ने ले ली, और जो मिडिएवल इंडिया था वहाँ पर जाति प्रथा शुरू हो गई, और जाति प्रथा ने हमारे ज़िंदगी को बदल दिया। 4 वर्ण आ गए, राइट, और हम ब्राह्मण से लेकर शूद्र में डिवाइड कर दिया गया समाज को। कहा गया कि सिर्फ ब्राह्मणों को राज है पढ़ने का लिखने का, जो शूद्र है वो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं। सबको मालूम है उस टाइम का जो समाज था किस तरह से डिवीजिव हो गया और लोगों को डिवाइड कर दिया उसने 4 कैटेगरीज में। महिलाओं को घर से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो महिलाओं ने बाहर जाके फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। तब पता चला महिलाएं भी काम कर सकती हैं जैसे पुरुष कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट आई। जब विज्ञापन का टाइम शुरू हुआ तो तब महिलाओं को थोड़ा थोड़ा डिसीजन मेकिंग के रोल में दिखाया गया कि ये महिला ही है जो घर के डिसीजंस लेती है, फैसले लेती है। और ये बदलाव धीरे धीरे आके हर महिला की आवाज़ हो गया कि मुझे पढ़ने का भी हक है, मुझे काम करने का भी हक है, और मुझे घर से बाहर जाने का भी हक है। जो बदलाव द्वितीय विश्व युद्ध से शुरुआत हुई वो अभी तक बदलाव चलता आ रहा है।